साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ कोऑर्डिनेटर के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, अकशेरुकी, कशेरुकी, इन सब के बारे में बात करने से पहले आवश्यक है कि कोऑर्डिनेट जो एनिमल हैं, कोऑर्डिनेटा पृष्ठ रज्जु वाले, वो उनको हम ऐसा नाम क्यों दिया गया, या ये कहें कि कौन से एनिमल कोऑर्डिनेटा संघ के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट जो संघ है, वे सभी एनिमल जिनके अंदर कोऑर्डिनेट के मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं, वह कोऑर्डिनेटा के सदस्य होते हैं। अब वो मूलभूत लक्षण क्या है, वो हम इसी टॉपिक में आज देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी एनिमल्स जो कोऑर्डिनेट का सदस्य है, उनके अंदर लाइफ हिस्ट्री, जीवन इतिहास, जीवन की किसी भी अवस्था, चाहे वो भ्रूणावस्था हो, चाहे लार्वावस्था हो, चाहे वह एडल्ट या वयस्क अवस्था हो, उन सभी किसी न किसी अवस्था में 3 मूलभूत लक्षण होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 मूलभूत लक्षण मैंने यहाँ पर बताए हैं। एक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, जिसे पृष्ठीय खोखलाकार तंत्रिका कोड कहते हैं। दूसरा, लंबाई के अंदर एक सपोर्टिंग रॉड लाइट नोटोकोड होती है। तीसरा है, उनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट की एक श्रृंखला पाई जाती है, ग्रसनी गिल की एक श्रृंखला होती है। जो ग्रसनी गिल जो है, हमारे आहरनाल के एक अंग जो ग्रसनी होती है मुख गुहा के बाद में, उसके अंदर पाई जाती है। ये 3 गुण लाइफ की किसी न किसी अवस्था के अंदर मौजूद होना आवश्यक है। यदि ये है तो वह एनिमल कौन से संघ का होगा? कोऑर्डिनेटा संघ का। और ये 3 मूलभूत लक्षण ही कोऑर्डिनेटा को सभी फाइलम के अन्य जीवों से, कोऑर्डिनेट जंतुओं को अलग करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है एक डायग्राम के द्वारा कि ये जो एक एनिमल का सांकेतिक डायग्राम है, इसको आप वैसे ना सोचें कि एक कोई एनिमल है, एक सांकेतिक कोऑर्डिनेट एनिमल है। उसकी डायग्राम में सबसे डॉर्सल राइज में स्किन के नीचे आप देख सकते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है। ध्यान रहे, सबसे टॉप कोड डॉर्सल साइड में है। उसके नीचे क्या है? नोटोकोड। और उसके नीचे आधार में जब आहारनाल की बात की जाती है तो ये माउथ है। माउथ से भोजन, पानी ये एब्जॉर्व किया जाता है। माउथ बक्कल कैविटी में खुलता है, और बक्कल कैविटी अंततः किस में खुलती है? ये फेरिंग्स रीजन है। और फेरिंग्स के अंदर ये जो स्टिग्मेटेड है, ये जो छिद्र दिख रहा है आपको, ये छिद्र ही कोऑर्डिनेट का तीसरा मूलभूत लक्षण है। इसके अलावा और भी बहुत सारे करेक्टर है, परंतु ये 3 मूलभूत कोऑर्डिनेट करेक्टर सभी कोऑर्डिनेट संघ के जीवों के अंदर किसी न किसी अवस्था में मौजूद होते हैं। तो हम एक एक कोऑर्डिनेट के इन 3 मूलभूत लक्षणों के बारे में समझेंगे। एक दूसरा डायग्राम और भी बता रखा है, जिसमें बता रखा है कि ये डॉग फिश का डायग्राम है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ नर्व कोड मौजूद है। ये नर्व कोड है जो टोर्सल ट्यूबुलर है, जिसे स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके अंदर डोर्सल ट्यूबुलर, ट्यूबुलर यानी खोखली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सेंटर में ये खोखली जगह है, और ये पूरी पूरी नर्व कोड है, जस्ट लाइक अ पाइप। परंतु इसकी ल्यूमेन बहुत ही पतली होती हैं, छोटी होती हैं, परंतु यहाँ पे नोटोकोड मौजूद नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया, जीवन की किसी न किसी अवस्था में होनी चाहिए। एक्चुअली इन कुछ एनिमल्स में नोटोकोड जो है मॉडिफाइड हो जाती है अन्य अंगों में जो मेरुरज्जु को प्रोटेक्ट करती हैं, या वह लुप्त हो जाते, परंतु भ्रूणावस्था में एक बार ज़रूर होती हैं। फिर से हम वापस से एक एक बिंदु, ये तीनों जो बिंदु बताए गए हैं, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड या पृष्ठीय खोखली नर्व कोड, और अनुदैर्ध्य जो है लॉन्गिट्यूडिनल नोटोकोड, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इनके बारे में हम एक एक 1 बाय 1 अगर हम अध्ययन करेंगे। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड मैंने इंग्लिश और हिंदी नोट्स दोनों में ट्रांसलेट किया है, परंतु समझाते समय इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के टर्म्स होंगे। इंग्लिश के टर्म्स भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
पृष्ठीय खोखला तंत्रिका कोड, नर्व कोड जो है, यह इसके पॉइंट्स समझ लें आप, नोट्स में आपके माइंड में क्या होना चाहिए। एक तो ये पृष्ठीय है, दूसरा ये लॉन्गिट्यूडिनल है, तीसरा ये ट्यूबुलर है यानी खोखला है। ये तीन मैन, डॉर्सल, ट्यूबुलर, लॉन्गिट्यूडिनल पूरे अक्ष में फैली होती है। ये तीन आपको नोट्स जो अपने खुद के बनाएंगे उसमें इन शब्दों को ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी न लिख के। मैं नोट्स जो दूंगा उसमें तो पूरी डिटेल होगी, परंतु आपको संक्षिप्त में नोट्स बनाने चाहिए। पृष्ठीय, खोखले, लॉन्गिट्यूडिनल। इसके अलावा इसके जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड जो बनती किससे हैं, यह डॉर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट से बनती है। भ्रूणावस्था में न्यूरल प्लेट बनती हैं। ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला अवस्था बनती है तो गैस्ट्रुला में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं और एक संरचना बनती है न्यूरल प्लेट। तो उसमें एक्टोडर्मल जो संरचना है न्यूरल प्लेट, उससे नर्व कोड का निर्माण होता है। उसके फोल्ड्स होते हैं, फोल्डिंग होती हैं। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको सेकेंड ईयर में जब एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक पढ़ोगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा कि जब न्यूरल प्लेट जो बनती है वो फोल्ड होती है, फोल्ड होने से वो एक ट्यूब लाइक संरचना बना दे, प्लेट घूम करके फोल्ड बना लेगी और वह क्या बना देगी, नर्व कोड। और जो उसके बीच की जो गुहा है उसको हम कहते हैं न्यूरोसील। जो सेंटर में जो कैविटी बताई गई है आगे उसमें, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोसील। यहाँ पर बात बता दूं कि इनवर्टिब्रेट के अंदर इस तरह की कोई संरचना या नॉन कॉर्डेट एनिमल में इस तरह की संरचना नहीं होती है। उनके अंदर खोखली नलिका की तंत्रिका की जगह सॉलिड ठोस तंत्रिका होती है। साथ ही कॉर्डेट एनिमल में आप याद करें कि कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र, जिसमें कि दो दोहरे रज्जु होते थे, और जो दोहरे रज्जु इस तरह से आपको मालूम हो तो मैं यहाँ डायग्राम संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ पे दो रज्जु होते थे, ऊपर ब्रेन का सेरिब्रल गैंग्लिया होता था जो फेरिंग्स के होता था, और जगह जगह पर यहाँ पर गैंग्लिया बने होते थे। दोहरे ठोस रज्जु होते थे जो पूरी लंबाई में होते थे, और यहाँ से तंत्रिकाएं निकलती थी। इस तरह का एक डायग्राम था, परंतु न तो यहाँ पे दोहरे रज्जु है और न ही ये ठोस है। कॉर्डेट में ट्यूब लाइक एक सिंगल खोखली नर्व कोड है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की गैंग्लिया नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार से अकशेरुकियों या नॉन कॉर्डेट से अलग होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, जहाँ आपको मैंने जस्ट बताया था कि दोहरे रज्जु के आगे एक सेरिब्रल गैंग्लिया यानी एक रिंग होती है जो फेरिंग्स के चारों ओर, फेरिंग्स को घेरे हुए होती है। वह इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट के अंदर मस्तिष्क का कार्य करती हैं, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि कशेरुकियों में न्यूरल ट्यूब का आगे का भाग फूल कर मस्तिष्क बनाता है, सेरिब्रल वेसिकल बनाता है। और इसके ऊपर कई जो उच्च जीव हैं, उच्च कॉर्डेट जंतु हैं, उनके अंदर कार्टिलेजिनस कपाल भी बन जाता है, जो बाद में और उच्च एनिमल में अस्थिल कपाल का भी निर्माण कर लेता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे अंतर हैं जो तंत्रिका तंत्र के मामले में या नर्व कोड के मामले में नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को अलग करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अंदर और भी बताया है कि जो इसका पिछला है जो नर्व, जो इसका जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ इसी का ही, ये इस तरह से आगे का भाग फूला होता है जो मस्तिष्क का निर्माण करता है नर्व कोड का, और पीछे का भाग जो है वह क्या बनाता है, मेरुरज्जु। और आगे के भाग में भी और भी उभार और गर्त बन जाते हैं, जिससे आप जानते हैं मस्तिष्क के संकीर्णन द्वारा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेंसिफेलॉन, मिजेंसिफेलॉन एंड माइलेंसिफेलॉन, ये इन संरचनाओं का भी विकास होता है। इस प्रकार से मेरुरज्जु ही मस्तिष्क के निर्माण में विकास करती है। चूँकि इसकी उत्पत्ति
न्यूरल प्लेट, एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट्स होती है, तो हम कह सकते हैं नर्व कोड और मस्तिष्क के ऊतकों का विकास किससे होता है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नोटोकोड है। नोटोकोड, दिस इज एन elongated rod like flexible structure which is extending throughout the body length and immediately beneath the nerve cord and just above the digestive canal। मतलब जो हमारी नोटोकोड है वह पूरी की पूरी लेंथ में फैली हुई है, फ्लेक्सिबल है और साथ ही साथ सपोर्टिंग देती है। इसके अलावा वह आगे ऊपर डायग्राम में हमने पढ़ देख लिया था, यह जो नोटोकोड है ये वाली संरचना पूरी की पूरी लंबाई में है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड के नीचे है और डाइजेस्टिव कैनाल के ऊपर है, इनके बीच में सैंडविच बनी हुई है। इसके अलावा इसका काम क्या है? ये मजबूत एंड फ्लेक्सिबल लचीलापन भी रखती है, जिसके कारण ये पूरी बॉडी की लेंथ में पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि सपोर्ट करना बॉडी को। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उत्पत्ति भ्रूणीय आर्केंट्रॉन की एंडोडर्मल छत से होती है। ठीक है, पहले लोकेशन बता दी है कहाँ पर, और उसकी संरचना बता रहे, लंबी छड़ जैसी लचीली संरचना है जो शरीर की लंबाई में अवस्थित है, सपोर्ट प्रदान करती है। फिर उसके बाद में इसकी लोकेशन आप देख ले, पहला बिंदु उसकी संरचना संक्षिप्त में, फिर लोकेशन और फिर इसकी उत्पत्ति और फिर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर। डिटेल स्ट्रक्चर मतलब ये बनी कैसे है? संरचनात्मक रूप से यह एक जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिलेटिनस जो जेल जैसा होता है, उस मैट्रिक्स युक्त बड़ी रिक्तिका युक्त कोशिका, मतलब इनकी जो सेल्स हैं वह निर्माण में, मतलब सेल्स जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्तिका युक्त, उसके अंदर वैक्यूल्स होती है, साथ ही साथ जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा जिलेटिन जैसे मटेरियल से बनी होती है। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि इनके अंदर वैक्यूल होने से और जिलेटिन जैसा पदार्थ होने से एक तो इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मुड़ने की सामर्थ्य प्रदान होती है। सॉलिड होगा तो डेफिनेटली मुड़ते समय वो टूट जाएगा। वैक्यूलेटेड और जिलेटिनस मैट्रिक्स होने के कारण उसको लचीलापन मिलता है, पूरी एनिमल को सपोर्ट मिलता है, जैसे पानी के अंदर स्विम करते समय दाएं बाएं टर्न लेते समय बॉडी को सपोर्ट मिलता है। और इस वैक्यूलेटेड जिलेटिनस मैट्रिक्स युक्त कोशिकाओं की जो श्रृंखला है वह बाहर किससे घिरी होती है? तंतु में एक फाइब्रस मटेरियल जो होता है, टिश्यू जो होता है उसके द्वारा, और उस टिश्यू के भीतर जो है दोहरा आवरण के रूप में एक इलास्टिक आवरण पाया जाता है। यानी नोटोकोड बाहर फाइब्रस, ये फाइब्रस है तंतु में, और उसके भीतर इलास्टिक तंतु, ये इलास्टिक, और इसके बीच में अंदर कौन सी सेल्स हैं? ये वाली, जिन्हें कहते हैं हम वैक्यूलेटेड जिलेटिनस सेल्स। ये संक्षेप में समझने के लिए डायग्राम है, ये फाइब्रस और ये इलास्टिक तंतु, और ये क्या हो गया? इसके अंदर रिक्तिका युक्त कोशिकाएं जिनके अंदर वैक्यूल हैं। ये संक्षिप्त डायग्राम है। डायग्राम आप बुक में सर्च कर सकते हैं, और भी मैं भी और पेश करूंगा आपको बाद में। इस प्रकार से नोटोकोड कॉर्डेट का मेन डायग्नोस्टिक फीचर है। मतलब हम कहते हैं कॉर्डेट, कॉर्डेट शब्द आया, कॉर्ड, जो कॉर्ड शब्द है जिसके अंदर मतलब नोटोकोड बियरिंग एनिमल, अर्थात कॉर्डेटा शब्द की उत्पत्ति इसी नोटोकोड शब्द से उत्पत्ति हुई है। और कह सकते हैं इट इज़ एन मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट एनिमल्स। यहाँ पे इसका फंक्शन भी बताया मैंने, आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है। हाँ, अब इसकी स्थिति किन एनिमल में पाई जाती है? प्रोटोकोड के पास में तो एक विशिष्ट नोटोकोड होती है, जो कुछ में तो ताउम्र बनी रहती है, साइक्लोस्टोमेट्स के कुछ एनिमल्स में, जबकि कुछ में यह मॉडिफाइड हो जाती है, विशेषकर हायर वयस्क कशेरुक में यह वर्टिब्रल कॉलम से घिरा हो जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है। आप समझेंगे, या तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, कशेरुक दंड के द्वारा,
या वो मॉडिफाइड हो जाता है। अलग अलग एनिमल की बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंजियल यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी कहाँ पाई जाती है? आहार नाल के अंदर, मुख से मुखगुआ, मुखगुआ से भोजन या जलधारा कहाँ प्रवेश करती है? ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद में भोजन तो जाता है ग्रसिका में। और यदि आप जानते हैं कि अगर श्वसन लेने वाले पल्मोनरी श्वसन, जो फुफ्फुसी श्वसन करते हैं, उन जीवों के अंदर ग्रसनी के साथ साथ इस ग्रसिका के साथ साथ किससे जुड़ी होती है? श्वास नली या क्या कहते हैं उसको, ब्रोंकस के द्वारा जुड़ी रहती है। तो अलग अलग एनिमल में है, परंतु ग्रसनी कॉमन होती है सभी जीवों में, कॉर्डेट के अंदर। तो उस ग्रसनी की संरचना में बहुत सारे उसकी दीवार में छिद्र होते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया भी था आपको, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फिर से। फेरिंजियल गिल स्लिट, मुख गुहा से जब भोजन ग्रहण किया तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, अक्सर फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस होती है। और इस फेरिंग्स के अंदर बहुत सारे छिद्र हैं। तो मुख गुहा से जो भोजन जलधारा के साथ ग्रहण करते हैं, होता क्या है, मुख से भोजन जलधारा के साथ ग्रहण कर लिया, चाहे आप फिश की तुलना कर ले, तो भोजन जो भी ग्रहण करेंगे, भोजन भोजन तो आगे डाइजेस्टिव कैनाल में चला जाता है। यदि परंतु जो एक्स्ट्रा पानी है वह इन फेरिंजियल गिल स्लिट से बाहर निकलता है। तो एक तो क्या, ये फीडिंग के दौरान पानी को अंदर लेना के साथ साथ भोजन भी आता है। जैसे फिल्टर फीडर एनिमल है, जो जिन्हें निस्यंतकारी कहते हैं, जो पानी के साथ पानी को पीते रहते हैं, उसके साथ में सूक्ष्म जीव कण आते रहते हैं, उनको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। परंतु वो फिल्टर करने के लिए पूरा का पूरा पानी तो बॉडी में रह नहीं सकता जितना वो पीते हैं, क्योंकि पर लीटर पानी या बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, तब जाके उनको छोटे सूक्ष्म भोजन मिलते हैं। तो यहाँ से वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो पानी को फिल्टर कर लिया जाता है फेरिंजियल गिल स्लिट से, और भोजन कहाँ चला जाता है? आगे डाइजेस्टिव कैनाल में। यानी जलधारा के साथ भोजन ग्रहण किया गया, सूक्ष्म पार्टिकल और पानी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से भोजन आगे चला जाता है और पानी इन स्टिग्मेटा या फिर गिल स्लिट से बाहर आ जाता है। तो एक तरह से कुछ एनिमल में ये फिल्टर फीडिंग भोजन की जो तरीका है, छान करके सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करना, उसमें मदद करता है। साथ ही साथ ये फेरिंजियल गिल स्लिट, जो गिल्स की स्लिट, गिल्स यानी श्वसन के क्लोम्स, उनके अंदर श्वसन में भी मदद करता है। तो फेरिंजियल गिल स्लिट श्वसन और भोजन फिल्टर फीडर उन दोनों के अंदर काम करता है। कुछ एनिमल में जैसे बड़ी फिशेज के अंदर ये केवल और केवल श्वसन का ही कार्य करता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। इन ऑल chordates, a series of paired lateral gill clefts or gill slit perforates through the pharyngeal wall of the gut। ये मैंने बता दिया है। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। फेरिंजियल गिल स्लिट को फेरिंजियल या ब्रैंकियल या विस्रल क्लेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ब्रैंकियल क्लेफ्ट भी बोल देते हैं, फेरिंजियल क्लेफ्ट भी बोल देते हैं, या पाउचेज भी बोलते हैं। कई बार इनको फेरिंजियल गिल स्लिट भी बोला जाता है। और ये मैंने ये भी बता दिया है कि वाटर करंट जो इनके अंदर एंटर करती हैं, वह द्वितीयक रूप से फूड पार्टिकल को ग्रहण करने में भी मदद करती है। फिल्टर फीडिंग में ये लिखा है। और इसके साथ साथ बाथिंग द गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इसमें भी श्वसन और दोनों में काम करती हैं। अब बात आती है कि बाद में हमारे अंदर तो है नहीं, हम कॉर्डेट के एनिमल हैं, बड़े जो एनिमल ह्यूमन है, रेप्टाइल है, उनके अंदर फिर क्या होता है? तो मैं बता दूं कि ये हायर वर्टिब्रेट के अंदर या तो ये लुप्त हो जाते हैं या किसी अन्य संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि सामान्यतः पल्मोनरी यानी फुफ्फुसी श्वसन की प्रक्रिया के साथ में इनके लुप्त होने की प्रवृत्ति रहती हैं। परंतु फिर भी कुछ एनिमल हैं जैसे प्रोटोकॉर्डेट्स, ब्रैंकियोस्टोमा, इसके अलावा आप देख सकते हैं हर्डमानिया, यूरोकॉर्डेट जो है एनिमल, उनके अंदर लोअर एक्टिवेट वर्टिब्रेट का उदाहरण है हर्डमानिया। तो उनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट ताउम्र बने रहते हैं और श्वसन की क्रिया के साथ साथ भोजन के ग्रहण करने में भी, फिल्टर फीडिंग में भी
मदद करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिनके अंदर कॉर्डेट के तीनों मूलभूत लक्षण हमेशा मौजूद रहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है, तो इसका एक ही इकलौता उदाहरण है ब्रेंकियोस्टोमा, जिससे आप एम्फियोक्सस के नाम से भी जाता है, जो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है। एम्फियोक्सस या लैंसलेट जो है उसके अंदर तीनों बेसिक फीचर कॉर्डेट के हमेशा मौजूद रहते हैं। बाकी सभी एनिमल में कोई विशेषकर नोटोकोड वाला ऑप्शन लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण मैंने आपको बताए। ग्रसनी गिल्स के बारे में कुछ और अगर बात रहेगी तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ है, फेरिंजियल गिल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पॉइंट ऐड नहीं किया तो आपको बता दूँ, जिन ऊतकों से ग्रसनी की उत्पत्ति हुई है उन्हीं ऊतकों से फेरिंजियल गिल्स की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे, जितनी भी आहार नाल है उसकी अगर एपिथीलियम को छोड़ दें तो सारी की सारी एंडोडर्मल संरचना होती हैं, जो बक्कल एपिथीलियम और दूसरी होती है मलाशय की एपिथीलियम आंतरिक, वह एक्टोडर्मल होती है। बाकी सभी एपिथीलियम एंडोडर्मल ही होती है। तो ग्रसनी भी एंडोडर्मल ओरिजिन है, तो फेरिंजियल गिल स्लिट की उत्पत्ति भी किससे होगी, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्मल पार्ट से। धन्यवाद। ये कॉर्डेट के तीनों मूलभूत लक्षण हैं। एक चीज़ ये भी दर्शाते हैं कि कॉर्डेट जितने भी हैं उनके जो लक्षण एक होना दर्शाता है कि उनकी एक कॉमन एंसेस्ट्री रही है, उनकी जो पूर्वज है एक कोई कॉमन जीव रहा है जिसके द्वारा सारे कॉर्डेट के सारे अन्य एनिमल्स का विकास हुआ है। तो ये कॉर्डेट के 3 मूलभूत लक्षण हैं। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार जो ये शब्द हैं, नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, कशेरुकी, अकशेरुकी और कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट, ये क्या एक दूसरे के पर्यायवाची है या नहीं, या मैं संक्षिप्त में कहूँ एक ही वर्ड, क्या सारे कॉर्डेट एनिमल कशेरुकी हैं, है या नहीं। सामान्य रूप में हम यही कह देंगे सारे कशेरुकी कॉर्डेट हैं, डेफिनेटली सारे कशेरुकी कॉर्डेट है, परंतु सारे कॉर्डेट एनिमल कशेरुकी नहीं हैं। आप इस चीज़ को सोचें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ अकशेरुकी जंतु भी कॉर्डेट होते हैं, तो ये कैसे हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पे पढ़ें और अच्छे से समझें। थैंक यू।